तालिबान है कौन? लोग तालिबान से डरते क्यों हैं? तालिबान का ओरिजिन कैसे हुआ? ये सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पर छाए हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। पश्तो लैंग्वेज में तालिबान का मतलब स्टूडेंट्स होता है। पश्तो वो लैंग्वेज है जो अफ़गानिस्तान की 55% ऑफ पॉपुलेशन बोलती है। ये लैंग्वेज पाकिस्तान और ईरान के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है। पर अगर हम आज की बात करें तो तालिबान एक ख़तरनाक इस्लामिक आउटफिट का नाम है जिसने फिर से अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया है। अफ़गानिस्तान को फेमसली ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 11वीं सेंचुरी से ही यहाँ पर कई सारे एम्पायर्स आए जिन्होंने अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। चाहे वो पर्शिया के एम्पायर्स हों, अलेक्जेंडर द ग्रेट या फिर मौर्यंस हों, इन सब ने अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहा, बट दे फेल्ड। और आज भी हिस्ट्री का वो हिस्सा अपने आप को रिपीट करता आ रहा है। अब अगर हम मुगल्स की बात करें या ब्रिटिशर्स या सोवियट्स या फिर अब अमेरिकन्स की बात करें, इन सब ने कोशिश तो की कि वो अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करें, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। तालिबान का वापस पावर में आना हिस्ट्री की उस बात को वैलिडेट करता है कि सच में अफ़गानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है। तालिबान अपनी कॉम्पोजिशन को लेकर कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। वो बोलते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, पर ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि वो खुद ही नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं, मतलब कि वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग नहीं करते हैं। तालिबान की लीडरशिप हायरार्किकल है और इनकी टॉप बॉडी को राहबरी शूरा बोला जाता है। तालिबान को मौलवी हैबतुल्लाह अखुंडज़ादा लीड करते हैं, जो कि तालिबान के वन ऑफ द फाउंडर्स रह चुके हैं। ये 2016 में तालिबान के लीडर बने, तब जब उनके पिछले लीडर मोहम्मद मंसूर की यूएसए की एयर स्ट्राइक में डेथ हो गई। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि तालिबान के को फाउंडर रह चुके हैं, ये भी तालिबान के एक की प्लेयर हैं। ये तालिबान की पॉलिटिकल कमेटी को हेड करते हैं। 1990s में तालिबान नाम का वर्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स में एंट्री करता है। तालिबान का इमर्जेंस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मदरसा से हुआ। मदरसास बेसिकली वो स्कूल्स थे जहाँ पर इस्लाम पढ़ाया जाता था। जैसे जैसे तालिबान ने अपना कंट्रोल अफ़गानिस्तान पर इस्टेब्लिश करना शुरू किया, वैसे वैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान में शरिया बेस्ड लॉज और अपनी कंजर्वेटिव बिलीफ्स को लागू करना शुरू कर दिया। 1994 में तालिबान की सबसे इम्पोर्टेंट जीत तब होती है जब उसने कांधार पर कब्ज़ा किया। कांधार की लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक है। ये साउथ सेंट्रल अफ़गानिस्तान के उस रूट पर लोकेटेड है जो सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करता है। ये वो सिटी है जहाँ पर एक वक्त पर्शियंस और अलेक्जेंडर द ग्रेट का कंट्रोल था। 18वीं सेंचुरी में कांधार यूनिफाइड अफ़गानिस्तान का कैपिटल बना। 12th और 13th सेंचुरी के बीच मंगोल इन्वेडर जेंगिस खान ने कांधार सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर ब्रिटिशर्स आते हैं इस सिटी पर अपना कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस वक्त रशियन एम्पायर बढ़ रहा था और उन्हें लगा कि इंडिया में उनका कुछ होने वाला नहीं है। 90 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स और अफ़गान्स ने 3 बड़ी वॉर्स लड़ी और ब्रिटिशर्स फाइनली हार मानकर अफ़गानिस्तान से चले गए। फिर सोवियट्स आते हैं अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए, पर वो भी हार जाते हैं और सोवियट्स की हार तालिबान की जीत का एक मेन रीज़न बनी। फाइनली कांधार कैप्चर करने के बाद तालिबान का रूल स्टार्ट होता है। उस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने तालिबान को सपोर्ट किया और फंड किया। तालिबान का पावर में आना पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि तालिबान को सपोर्ट करके वो पश्तूनिस्तान प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहता था। अब ये पश्तूनिस्तान प्रॉब्लम है क्या? पश्तूनिस्तान बेसिकली एक वर्ड है जो उन रीजन्स को रेफ़र करता है जो ट्रेडिशनली अफ़गानिस्तान के कंट्रोल में थे, पर पाकिस्तान उन्हें कंट्रोल करता है।
ये एंग्लो अफ़गान की उस ट्रीटी से जुड़ा है जिसने दुरंत लाइन को एज अ बाउंड्री इस्टेब्लिश किया बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। तालिबान ने 2 साल के टाइम फ्रेम में ही काबुल पर कब्ज़ा कर लिया था। वहाँ के प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी लिटरली अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गए थे। तालिबान ने पावर में आते ही शरिया बेस्ड लॉज को लागू करना शुरू कर दिया। विमेंस की तो कोई राइट्स बची ही नहीं थी। उन्हें ना पढ़ने का हक था, ना ही जॉब करने का हक था। लॉ एंड ऑर्डर का तो कुछ अता पता ही नहीं था। तालिबान ने बुद्धा के एक स्टैचू तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि वो कोई भी नॉन इस्लामिक सिंबल अपनी कंट्री में नहीं रखना चाहते थे। तालिबान ने कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे अल कायदा, जिसका हेड उसामा बिन लादेन था, और कई सारे एंटी इंडिया ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया। और इन्हीं में से एक ग्रुप ने 1999 में इंडियन प्लेन को हाईजैक किया और इंडिया से टेररिस्ट को रिलीज़ करने की डिमांड की। ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि यूएई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के अलावा कोई भी और कंट्री तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। इस बीच तालिबान ने यूएन की सीट के लिए कॉन्टेस्ट किया, पर यूएन की सीट तो मिली नहीं। उल्टा यूएन ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए तालिबान पर क्योंकि वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा था, वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, वो अफ़गानिस्तान का सॉइल यूज़ करने दे रहा था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। तालिबान ने यूएसए की उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। Osama bin Laden was responsible for the very famous 9/11 terror attacks on USA. 9/11 के टेरर अटैक्स में यूएसए की 3000 सिटीजन्स की डेथ होती है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टेररिस्ट्स के खिलाफ एक्शन लेने की सोची। 2001 के मिड अक्टूबर में यूएसए फाइनली अफ़गानिस्तान में एंट्री करता है और वहाँ पर एक इंट्रीम गवर्नमेंट बनाई जाती है। इस इंट्रीम गवर्नमेंट में बेसिकली एंटी तालिबान मेंबर्स थे। 2004 के इलेक्शंस में हामिद करज़ाई अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं और उनके रूल में वुमेन्स को राइट टू वोट मिला। बट यूएसए का डिसीजन काफ़ी फर्म था कि जब तक वो उसामा बिन लादेन को ढूंढ नहीं लेते तब तक वो अफ़गानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और यूएसए अफ़गानिस्तान का फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहता था बिकॉज ऑफ जियोस्ट्रैटिक इंटरेस्ट। 10 साल के बाद फाइनली उसामा बिन लादेन को यूएस फोर्सेस ढूंढकर मार देती हैं। बट सरप्राइजिंगली उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अबोटाबाद टाउन में मिला। 2017 में तालिबान ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक ओपन लेटर इशू किया जिसमें तालिबान ने यूएसए को अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करने की बात की। कई सालों के नेगोशिएशंस के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और तालिबान में फाइनली एक पीस डील साइन होती है। फाइनली फरवरी 2020 में यूएसए और तालिबान के बीच में एक पीस डील साइन होती है जिसमें यूएसए ने अफ़गानिस्तान से अपने फोर्सेस को विड्रॉ करने के लिए और साथ ही साथ 5000 तालिबान टेररिस्ट को रिलीज़ करने के लिए एग्री किया। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने इस बात की एश्योरेंस दी, इस बात के लिए एग्री किया कि वो अफ़गानिस्तान का सॉइल किसी भी टेररिस्ट ग्रुप जैसे अल कायदा या फिर किसी भी इंडिविजुअल को यूज़ नहीं करने देंगे और वो यूएसए और उसकी अलाइज की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करेंगे। तालिबान ने ये पूरी कोशिश की है कि वो अपने आप को तालिबान 2.0 या फिर चेंज तालिबान के रूप में प्रेजेंट कर सकें। तालिबान के स्पोक्स पर्सन सोहेल शाहीन का ये कहना है कि वो इस बार वुमेन्स एजुकेशन को अलाउ करेंगे, डिप्लोमैट्स और जर्नलिस्ट अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर सकते हैं। बट लुकिंग एट दिस करंट सिचुएशन वी कैन सी दैट दिस इज़ नॉट हैपनिंग एट ऑल। चाहे वो यूएसए हो या फिर इंडिया, सब अरेंजमेंट्स कर रहे हैं अपने डिप्लोमैट्स और सिटीजन्स को अफ़गानिस्तान से वापस लाने की, क्योंकि सिंपली बिकॉज इट इज़ नो मोर सेफ टू बी देयर। 2019 के अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से पिछले 5 सालों में 45,000 अफ़गान सोल्जर्स तालिबान से फाइट करते हुए मारे गए। वहीं दूसरी ओर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फर्मली कमिटेड टू ब्रिंग देयर सोल्जर्स बैक फ्रॉम अफ़गानिस्तान। फरवरी 2020 में यूएसए और तालिबान के बीच में एक पीस डील साइन होती है।
तालिबान को फंडिंग की कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पाकिस्तान के मदरसास और इस्लामिक सेमिनरीज हमेशा से ही तालिबान को जिहादिस्ट फाइटर्स सप्लाई करते रहे। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान हमेशा ये डिनाई करते रहे कि वो तालिबान को फंड नहीं करते हैं, बट दिस इज़ सर्टेनली नॉट ट्रू। यूएन की रिपोर्ट्स के हिसाब से तालिबान ने $400 मिलियन की कमाई की ड्रग सेल से। जहां एक तरफ यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए रेडी था, वहीं दूसरी तरफ तालिबान अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए रेडी था। तालिबान ने यूएसए के खिलाफ लड़ना कभी भी छोड़ा नहीं। वो गुरिल्ला वॉरफेयर्स करता था, जिसमें वो पब्लिक प्लेसेस, मिलिट्री बेसिस और गवर्नमेंट कॉन्वॉयज़ को स्ट्रैटेजिकली टारगेट करके उन पर अटैक करता था। जब यूएसए और तालिबान के बीच में पीस डील साइन हुई, तब तालिबान 20% ऑफ अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करता था, वहीं अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट 33% ऑफ अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करती थी और बची हुई टेरिटरीज़ में तालिबान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली वॉर में होते थे, कॉन्स्टेंटली लड़ रहे होते थे। क्या तालिबान अफ़गानिस्तान में सच में पॉपुलर है? इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ये क्वेश्चन किससे पूछ रहे हो। अफ़गानिस्तान के लोग एक कांस्टेंट फियर में हैं, क्योंकि फियर हो भी क्यों ना, उनकी गवर्नमेंट उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, उनके प्रेसिडेंट किसी और कंट्री में चले गए, उनके सोल्जर्स उनके लिए लड़े तक नहीं। अब लोगों के अंदर डर तो ऑब्वियसली होगा ही। यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने कई सारे सर्वेस कंडक्ट किए ये बात पता करने के लिए कि तालिबान का रियल सपोर्ट बेस क्या है। 2009 में यूएसए बेस्ड एशिया फाउंडेशन के सर्वे में ये पता चलता है कि 50% ऑफ अफ़गान्स तालिबान के सपोर्ट में थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट और पुलिस से खुश नहीं थे। 10 साल बाद 2019 के सर्वे में सिर्फ 15% ऑफ अफ़गान्स तालिबान के सपोर्ट में थे, पर ये नंबर अचानक से तब चेंज होता है जब यूएसए और तालिबान के बीच में पीस डील साइन होती है। ईयर 2020 में 55% ऑफ अफ़गान्स तालिबान के सपोर्ट में थे। दिस शोज़ कि अफ़गान के लोगों को ये पता था कि आज नहीं तो कल तालिबान पावर में आ ही जाएगा। क्या यूएसए ने पिछले 20 सालों में वो अचीव कर लिया जिसके लिए उसने अफ़गानिस्तान में एंट्री की थी? मुल्ला ओमर और उसामा बिन लादेन, जो कि 9/11 के टेरर अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो मारे गए। अल-कायदा आज भी एक्टिव है। तालिबान अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करने के बाद और स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अफ़गानिस्तान अब एक क्योटिक प्लेस है। रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, लोग लिटरली मर रहे हैं। सो द चैलेंज स्टिल रिमेन्स। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़ वेरी सून। टिल देन बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।